रात के 2 बजे वो सारा काम खत्म करके अपने 4 कलीग्स के साथ डिनर करने को सेमिनार हॉल में थी। उन लोगों ने बाहर से खाना भी ऑर्डर किया था और डिनर के साथ साथ ओलंपिक्स देखने लगी। फिर डिनर करने के बाद उसके सारे कलीग्स अपने अपने काम पे चले गए और ये बहुत थकी हुई थी क्योंकि 36 घंटे की शिफ्ट में थी, तो वहीं सेमिनार हॉल में ही सो गई। उसके बाद रात के 3 बजे उसकी एक जूनियर उसे जगाती है एक रिपोर्ट दिखाने के लिए किसी पेशेंट का। फिर वो रिपोर्ट देखने के बाद सो गई। शायद वो आखिरी बार था जो किसी ने उसे जिंदा देखा था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे देश में इतना घिनौना और शर्मनाक हादसा हुआ है। और इस मामले में जो हादसा हुआ है, ऐसे हादसे को रोकने के बजाय वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद के ही स्टेट में प्रोटेस्ट निकाल रही है। क्या आपको लगता है सिर्फ प्रोटेस्ट निकालने से और नोटिस रिलीज करने से, लोगों के साथ भीड़ में चलने से ये हादसा दोबारा नहीं होगा? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो हाल ही में कोलकाता के एक सबसे पुराने मेडिकल इंस्टीट्यूशन में हुआ है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज। आरजी कर मेडिकल कॉलेज नॉर्थ कोलकाता में मौजूद है और ये मेडिकल कॉलेज एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए 1886 में बनाया गया था, जो कि बहुत पुराने मेडिकल कॉलेजेस में भी शामिल है। 8 अगस्त को इसी कॉलेज में एक ऐसा दर्दनाक इंसिडेंट हुआ जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात जिस वजह से आज के टाइम पे लड़की खुद को सेफ महसूस नहीं कर रही है? चलिए मैं डिटेल में बताता हूँ। 8 अगस्त की रात के 11 बजे एक 31 साल की मेडिकल स्टूडेंट जो अपने 36 घंटे की शिफ्ट में काम कर रही थी। मोस्टली मेडिकल इंटर्न्स को 24 घंटे, 36 घंटे और 72 घंटे शिफ्ट में रखा जाता था, जो उन लोगों के लिए आम बात होती है। तो उसने रात को अपने पेरेंट्स को कॉल करके ये कह दिया कि मैं 36 आवर्स के शिफ्ट में हूँ, तो मैं सुबह लेट से आऊंगी एटसेट्रा, और ये बोलकर कॉल रख दी। फिर वो हॉस्पिटल में ही राउंड करने लगी। रात के 2 बजे वो सारा काम खत्म करके अपने 4 कलीग्स के साथ डिनर करने को सेमिनार हॉल में थी। उन लोगों ने बाहर से खाना भी ऑर्डर किया था और डिनर के साथ साथ ओलंपिक्स देखने लगी। फिर डिनर करने के बाद उसके सारे कलीग्स अपने अपने काम पे चले गए और ये बहुत थकी हुई थी क्योंकि 36 घंटे की शिफ्ट में थी, तो वहीं सेमिनार हॉल में ही सो गई। उसके बाद रात के 3 बजे उसकी एक जूनियर उसे जगाती है एक रिपोर्ट दिखाने के लिए किसी पेशेंट का। फिर वो रिपोर्ट देखने के बाद सो गई। शायद वो आखिरी बार था जो किसी ने उसे जिंदा देखा था। 9 अगस्त सुबह 7:30 बजे उसी सेमिनार हॉल में उस लड़की की बॉडी मिली जो सेमी नेकेड थी और बॉडी पे लगभग 10 से 12 इंजरी मार्क्स थे और उसके आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून भी निकल रहा होता है। सुबह के 10:53 AM में हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट उस लड़की के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और कहते हैं जल्दी आओ हॉस्पिटल, आपकी बेटी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। फिर लगभग 20 से 25 मिनट बाद सेम पर्सन जिसने उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसी पर्सन ने फिर से कॉल करके उनको कहा आपकी बेटी ने सुसाइड कमिटमेंट की है। फिर विक्टिम के एक फैमिली ने ही बताया कि हॉस्पिटल वालों ने उसकी फैमिली को बॉडी दिखाने से पहले 3 घंटे इंतजार करवाया। फिर जब परमिशन दी भी गई तो उसके फादर को कहा गया कि आप सिर्फ अंदर जा सकते हैं और बस एक फोटो ले सकते हैं। बेटी की बॉडी देखने के बाद उसका बाप पूरी तरह से टूट चुका था और उसने कहा मेरी बेटी का रेप एंड मर्डर किया गया है, और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी तो अब चली गई तो कभी वापस आ नहीं सकती, लेकिन मुझे जस्टिस चाहिए। उनके स्टेटमेंट के बाद हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर और पोस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स ने मिलकर सरकार से एक ऑटोप्सी की डिमांड की और ममता बनर्जी ने भी प्रोटेस्ट वालों का साथ देकर प्रोटेस्ट को बढ़ावा दिया। फिर जिसके साथ पूरे देश के मेडिकल इंस्टीट्यूशन में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। 9 अगस्त के दिन एक पुलिस कर्मचारी सुबह वहां हॉस्पिटल में पहुंचता है क्योंकि उसकी ड्यूटी हॉस्पिटल के आउटपोस्ट पे लगी हुई थी, इसलिए वो जल्दी पहुंच जाता है और करीब के पुलिस स्टेशन टाला में इन्फॉर्म करता है जिसके जुरिस्डिक्शन में ये हॉस्पिटल आता है। फिर सुबह के 11:30 बजे फॉरेंसिक की टीम वहां पे पहुंचती है और उसे अननेचुरल डेथ का नाम दे देते हैं, लेकिन फिर विक्टिम के फैमिली ने पुलिस कंप्लेन करके उसे रेप एंड मर्डर केस में बदल देते हैं। फिर पुलिस की टीम हॉस्पिटल के एक रूम में 15 मॉनिटर इंस्टॉल करते हैं और एक एक करके सारे फुटेजेस को देखा जाता है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। उस रात 5 लोग नाइट ड्यूटी पर थे। पुलिस सब लोग को अलग अलग रख के इंटेरोगेशन शुरू करती है। फिर वो 5 लोग के एक ही तरह के स्टेटमेंट की वजह से वो लोग पुलिस की नज़र से बाहर आ जाते हैं। फिर पुलिस को सीसीटीवी में कुछ ऐसा मिलता है जिसको देखने के बाद पुलिस का शक एक इंसान पर आ जाता है। उस सीसीटीवी में ये देखा गया कि एक शख्स सुबह के 4 बजे शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने सेमिनार रूम के पास से बाहर आ रहा,
जिसमें ब्लूटूथ वाला ईयरफोन भी लगाया हुआ था। फिर हॉस्पिटल के आउटपोस्ट में लगा ड्यूटी का एक पुलिस इस बंदे को आइडेंटिफाई करता है और वो सस्पेक्ट निकलता है संजय रॉय। संजय रॉय के सेल फोन को ट्रेस करने पर पता लगा कि वो बंदा सॉल्ट लेक में मौजूद एक पुलिस बैरक में है। अगले दिन यानी 10 अगस्त एक पुलिस की टीम वहां जाती है और संजय रॉय को अरेस्ट कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को वो ब्लूटूथ हॉस्पिटल में ही गिरा हुआ मिलता है। फिर पुलिस संजय रॉय से पूछती है, आपका ब्लूटूथ कहाँ गया जो इस फुटेज में दिख रहा है? संजय रॉय बोलता है वो ब्लूटूथ गुम गए हैं यानी खो गए हैं। पुलिस जब संजय रॉय के फोन के ब्लूटूथ ऑन करती है तो वो फोन उस ईयरफोन से कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद पुलिस रिकॉर्ड्स में संजय रॉय सस्पेक्ट नंबर 1 हो जाता है और उसकी इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है। एक बड़ा सवाल ये है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में कहाँ चूक की। ये इंसिडेंट कॉलेज के अंदर हुआ जहां स्टूडेंट्स को सेफ महसूस करना चाहिए। क्या कॉलेज ने प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए? क्या वहां पर रैगिंग और हैरेसमेंट के मामले पे भी कंप्लेंट्स आई थी? इन सवालों के जवाब आने वाले टाइम में मिलेंगे जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी के लिए ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स दोनों ही इस इंसिडेंट से शॉक में हैं। प्रोटेस्टर्स का ये भी कहना है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी हैरेसमेंट और रैगिंग की कंप्लेंट्स को नजरअंदाज किया था, जिसके नतीजा आज ये इंसिडेंट है। प्रोटेस्टर्स का ये भी कहना है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इस केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, इस केस से एक और चीज सामने आती है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एग्जिस्टिंग फ्लॉज, जहां एक तरफ कॉलेजेस को अपने स्टूडेंट्स के एजुकेशन और करियर पे ध्यान रखना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ उनकी सेफ्टी और डिग्निटी का भी इक्वली इंपॉर्टेंट होना चाहिए। रैगिंग और हैरेसमेंट जैसे इश्यूज पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की जरूरत है ताकि स्टूडेंट्स को एक सेफ एनवायरनमेंट मिल सके। इस केस की लीगल इम्प्लीकेशंस भी काफी स्ट्रांग है। अगर एक्यूज्ड पर्सन को गिल्टी पाया गया तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलने की संभावनाएं हैं। ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि ऐसे केसेस में कोई भी गिल्टी बचेगा नहीं, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। विक्टिम के राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना हम सबका फर्ज है और ये केस ये दर्शाता है कि लॉ एनफोर्समेंट और लीगल सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत है। तो अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? यह इंसिडेंट एक मेजर इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट बन गया है और पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी इस केस पर नजर बनाए हुए है। आगे देखना ये होगा कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इस इंसिडेंट के बाद अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में क्या चेंजेस लाती है और ऐसे क्या मेजर्स लिए जाते हैं जो फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट कर सके। दोस्तों, ये केस हमें ये याद दिलाता है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ पढ़ाई और एग्जाम्स ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी भी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपने इंस्टीट्यूशंस को स्टूडेंट्स के लिए सेफ नहीं बना पाते तो फिर हमें अपनी प्रायोरिटीज पर दोबारा सोचना पड़ेगा। आपके क्या विचार है इस केस के बारे में? क्या आपको लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को और स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।